अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। आज का टॉपिक फर्स्ट ईयर क्लास से है, चैप्टर नंबर 3 से, और टॉपिक है एंजाइम। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम। ये वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से बना है। फर्स्ट, इन मीन्स इन, एंजाइम मीन्स यीस्ट। इसको सबसे पहले फ्रेडरिक विलियम कोहेले ने 1878 में प्रपोज किया इस वर्ड को। और ये एंजाइम्स क्या होते हैं? एक्चुअली बेटा, ये एंजाइम्स जो होते हैं एक मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और ये प्रोटीन के बने हुए हैं। आज हम इस पर तफसीली डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन के एंगल में हम एंजाइम को शॉर्टली ऐसे में लिख सकते हैं कि दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स and therefore they speed up the biochemicals reaction without being consumed। मीन्स ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स हैं, मददगार हैं। बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो रिएक्शंस होते हैं उनमें हेल्प करते हैं और उन रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाते हैं, स्पीड अप बढ़ाते हैं। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल्स हैं जो बन रहे होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती है, उन सब में ये पार्टिसिपेट करते हैं एंजाइम्स। और खुद भी कंज्यूम नहीं होते। ऐसा नहीं है कि खुद डिस्ट्रॉय हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, ऐसा नहीं होता, कंज्यूम नहीं होते। अब इन एंजाइम की स्ट्रक्चर कैसे होती है? सबसे पहले एंजाइम स्ट्रक्चर देखते हैं कि ऑल enzymes are globular proteinous which are made up of one or more polypeptides। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन के बने हुए हैं और उस प्रोटीन में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनी हुई होती हैं। तो ये क्लियर हुआ कि तमाम एंजाइम प्रोटीन के बने हुए हैं। और कुछ ऐसे भी हैं एंजाइम जिसमें राइबोजाइम ये वो एंजाइम है जो बना हुआ होता है आरएनए से, एंड फाउंड इन राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स में मिलता है राइबोजाइम और ये आरएनए से बना हुआ होता है। और इस एंजाइम का काम हेल्प करता है इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जब सेल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होनी होती है तब इसका रोल होता है राइबोजाइम्स का। बाकी जितने भी एंजाइम्स हैं, ऑल ओवर एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद इस एंजाइम की शेप पे देखते हैं कि इनकी शेप क्या हो सकती है। एंजाइम की शेप कि ऑल प्रोटीनियस इन नेचर, प्रोटीन के तो हैं। प्रोटीन का कौन सा टाइप आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। तो उन प्रोटीन के स्ट्रक्चर में से टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स जो होती है प्रोटीन की, उस स्ट्रक्चर से अमूमन एंजाइम्स बने हुए होते हैं। एंजाइम्स का तफसील आगे देखते हैं। पहले देखें सरसरी सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर फिगर में है कि ये एक एंजाइम है। इस एंजाइम का ये वाला हिस्सा कहलाता है एक्टिव साइट और किसी चीज़ को एंजाइम उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है या एक जगह से दूसरी जगह रिएक्शन तेज करने के लिए लेके जाता है। तब जिस चीज़ को उठाता है एंजाइम उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। अब हम देखेंगे कि एंजाइम्स के कैरेक्टर्स कौन से हैं। तो आइए कैरेक्टर्स की तरफ, अभी एंजाइम के हम कैरेक्टर्स देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कि जो एंजाइम हैं उनके कैरेक्टर क्या हैं। यहाँ पर हम उन कैरेक्टर्स का जिक्र करेंगे। सबसे पहले देखें कि मैं पहले बता चुका हूँ कि तमाम प्रोटीनियस एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीनियस होते हैं इन नेचर, वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं और उसमें एक हिस्सा नॉन प्रोटीनियस भी होता है और प्रोटीनियस हिस्सा भी होता है। लेकिन ज़्यादातर
प्रोटीन के बने हुए होते हैं और एमाइलेज पैप्सिन उसकी मिसाल है। दूसरा पॉइंट, दे रिएक्ट विथ बोथ एसिडिक एंड अल्कलाइन सब्सटेंस। ये एंजाइम जो होते हैं दोनों सब्सटेंस, दोनों टाइप के सब्सटेंस, एसिडिक हो या अल्कलाइन, तमाम सबस्टेट के साथ वो मिल करके रिएक्शन करते हैं। और एंजाइम्स एंडो एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स जो सेल के अंदर कोई रिएक्शन में मदद कर रहे हों तो उसे एंडो एंजाइम कहा जाएगा। और जो सेल से बाहर किसी सॉल्यूशन में रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे हों तो उसे एक्सो एंजाइम कहा जाता है। अब एंजाइम्स का काम क्या है? दे आर स्पेसिफिक इन द नेचर एंड एक्शन। उनकी नेचर, उनका काम और उनकी मतलब काम करने की नोयत स्पेसिफिक होती है, मखसूस होती है। अगर कोई एंजाइम है उसका काम विटामिन ए को उठाना है तो वो विटामिन ए को ही उठाएगा। अगर कोई एंजाइम किसी सॉल्यूशन में जाके हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस करना है उसने, तो उसने हाइड्रोलाइसिस का ही प्रोसेस करना होगा। उस एंजाइम की नेचर और मूड ऑफ एक्शन एक ही होगा, सेम ही होगा, वो हमेशा के लिए वो ही रहेगा। उसके बाद जो एंजाइम्स होते हैं वो ग्रेटर मॉलिक्यूल होते हैं। जिस सबस्ट्रेट को उठा रहे होते हैं एंजाइम्स, उस सबस्ट्रेट से उनका साइज बड़ा होता है। उनके एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स का साइज सब अपने सबस्ट्रेट से बड़ा होगा, यकीनन बड़ा होगा, तब छोटी चीज़ को उठा पाएगा। उसके बाद दे हैव रिएक्शन साइट। इनमें एक, मैंने पहले आपको बताया था, एक साइट है जिसको एक्टिव साइट कहा जाता है। तो इनमें रिएक्शन करने के लिए, अपना काम करने के लिए एक मखसूस साइट है जिसको एक्टिव साइट कहा जाता है। दे आर, सातवां कैरेक्टर, दे आर बायोकैटलिस्टिस एंड स्पीड अप। ये बायोकैटलिस्टिस हैं, मददगार हैं और किसी भी काम की स्पीड को बढ़ाते हैं। उसके बाद एक्टिविटी इंक्रीज बाय एक्टिवेटर्स। इनके काम की एक्टिविटी तेज भी हो जाती है। जब एक्टिवेटर्स इनके साथ मिल जाते हैं तो इनके काम की नोयत या काम की स्पीड बढ़ जाती है, उसको एक्टिवेटर्स कहेंगे। और उल्टा काम भी होता है कि इनहैबिटेड भी होते हैं। अगर कुछ फैक्टर इन पर असरअंदाज हो जाएं, सर्टेन फैक्टर असरअंदाज होते हैं, तो ये अपने काम को धीमा कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, अपना काम स्टॉप भी कर देते हैं। मिसाल के तौर पर बॉडी में अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो एंजाइम अपना काम नहीं कर पाते। बॉडी में पीएच बढ़ जाए तो भी ये अपना काम कर नहीं पाते। हाँ, ये कि हीट सेंसिटिव, अगर हीट ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा तो उसके लिए ये सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाते, फिर इनकी बॉडी टूट जाती है, ये खुद ख़त्म हो सकते हैं अगर ज़्यादा हीटअप दी जाए। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंजाइम के एंजाइम्स के टाइप कितने हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम के कितने टाइप होते हैं? एंजाइम के स्ट्रक्चर के बेस पे एंजाइम को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक वो एंजाइम जिन्हें कहा जाता है सिंपल एंजाइम, जिसे प्रोटियो एंजाइम कहा जाएगा। और ये सिंपल एंजाइम सिर्फ प्रोटीन के बने हुए होते हैं, इसमें कोई और चीज़ मिक्सअप नहीं होती। इनकी कंप्लीटली मॉलिक्यूल, बॉडी का मॉलिक्यूल वो खालिस प्रोटीन से बना हुआ होगा, इसलिए इसे प्रोटियोजाइम कहा जाता है या सिंपल एंजाइम कहा जाता है। और दूसरा जो एंजाइम का टाइप है उसे कॉन्जुगेटेड एंजाइम या होलो एंजाइम कहा जाएगा। कॉन्जुगेटेड मीन्स कोई एंजाइम के साथ कोई चीज़ कॉन्जुगेटेड है, अटैच है, नाम से भी वाज़ेह हो रहा है। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम को कहा जाएगा होलो एंजाइम। होलो एंजाइम की बॉडी जाहिर है सिंपल एंजाइम की प्रोटीन, खालिस प्रोटीन से थी। होलो एंजाइम में प्रोटीन के साथ साथ कोई और चीज़ भी मिक्स होगी। तो इसकी बॉडी जो होती है उसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से में तो प्रोटीन होता है, वो हिस्सा प्रोटीन पार्ट कहलाता है, और उस हिस्से को एपोएंजाइम कहा जाता है।
एंजाइम का ऐसा हिस्सा जिसमें सिर्फ प्रोटीन हो उसे कहा जाएगा एपो एंजाइम। और एंजाइम का दूसरा हिस्सा जिसमें नॉन प्रोटीन पार्ट, उस हिस्से को कहा जाता है। उस हिस्से में प्रोटीन नहीं होता और उस हिस्से के लिए एक नाम है प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब हम ये कहेंगे कि होलो एंजाइम जो होते हैं उसकी बॉडी के दो हिस्से होते हैं, एक प्रोटीन वाला जिसे एपो एंजाइम कहा जाएगा, दूसरा नॉन प्रोटीनियस पार्ट जिसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाएगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप में भी दो चीज़ें हैं, जो नॉन प्रोटीन है तो यकीनन दूसरे अज्जा हैं। दूसरे अज्जा दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो ऑर्गेनिक हो सकते हैं या फिर इनऑर्गेनिक। इसलिए प्रोस्थेटिक ग्रुप को भी मज़ीद दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप में ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो तो उसे हम कहेंगे कोएंजाइम। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो तो फिर हम कहेंगे उसे कोफैक्टर। अब मिसाल के तौर पर ये एक एंजाइम है जो प्रोटीन का बना हुआ है, इसको तो हम प्रोटीनियस एंजाइम कहेंगे। और दूसरा ये एंजाइम जो हॉलो एंजाइम है, और इस हॉलो एंजाइम में ये इसका एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट। और इस एंजाइम में दो हिस्से हो गए, एक ये हिस्सा जो प्रोटीन का बना हुआ है, इस हिस्से को कहेंगे हम एपो एंजाइम, और दूसरा हिस्सा जो नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस से बना हुआ है, इस हिस्से को कहेंगे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब ये पूरा हिस्सा रेड वाला आपको नजर आ रहा होगा, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। अब अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप में भी दो कैटेगरीज हैं, मिसाल के तौर पर इसमें मैंने एक ही एंजाइम में दोनों लगाई हुई हैं कि अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, इसके साथ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे तो इस प्रोस्थेटिक ग्रुप वाले हिस्से को कोएंजाइम कहेंगे। हम क्या कहेंगे? कोएंजाइम कहेंगे। अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे तो इस हिस्से को हम कोफैक्टर कहेंगे। तो ये कोफैक्टर भी हो सकते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप में और कोएंजाइम भी हो सकते हैं। याद रहे ये जो हॉलो एंजाइम है इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप में इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ये बाज़ औक़ात एंजाइम के लिए हेल्पफुल हो जाते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो जाती है और वो तेज़ी से अपनी कैटालिस्ट के तौर पर काम करते हैं, रिएक्शन को फास्टली स्पीड अप कर देते हैं। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिनकी वजह से इनकी एक्टिविटीज़ डिक्रीज भी हो सकती है। तो अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इसकी मूड ऑफ एक्शन और इसके मुतालिक जो थ्योरीज पेश की गई हैं, की एंड लॉग थ्योरी, वो पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक, मूड ऑफ एक्शन में हम पढ़ेंगे, मूड ऑफ एक्शन का मतलब है एंजाइम अपना काम कैसे करते हैं। इसको ये टॉपिक ज़ेरे गौर रहा। उसके बाद एक साइंसदान था फिशर, उसने 1988 में एक चीज़ एक्सप्लेन की और एक थ्योरी दी। उस थ्योरी का नाम था की एंड लॉग थ्योरी, फिशर की। इस थ्योरी में उसने ये बताया कि एंजाइम जो होते हैं वो पर्टिकुलरली अपना एक मखसूस सबस्टेट उठाते हैं, कोई और चीज़ नहीं उठा सकते। मिसाल के तौर पर अगर एक एंजाइम है ये वाला, इस एंजाइम ने अगर उठाना है तो वो अपना सबस्ट्रेट उठाएगा, और दूसरा एंजाइम है ऐसे जिसके एक्टिव साइड, हर एक एंजाइम के एक्टिव साइड मुख्तलिफ होते हैं और वो अपना मखसूस सबस्ट्रेट उठाते हैं। तो ये एंजाइम है जो सबस्ट्रेट यहाँ पर इसके एक्टिव साइड में फिट होता है वही उठाएगा, और ये वाला एंजाइम अपने जो एक्टिव साइड में फिट होगा, जिस शेप में जो सबस्ट्रेट फिट होगा वो उठाएगा। अब मिसाल के तौर पर ये एक सर्कल शेप में है, ये ट्रायंगुलर शेप में है,
ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में सबस्ट्रेट पड़े हुए हैं। तो ये तीनों एंजाइम आ रहे हैं, एंजाइम 1, एंजाइम 2 एंड एंजाइम 3। तो ये तीनों एंजाइम आ रहे हैं। तो हर एक एंजाइम ने अपना अपना मखसूस सबस्ट्रेट उठाना होगा। जैसे ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम में फिक्स हो सकता है, इसके एक्टिव साइड में ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के एक्टिव साइड में फिक्स है, हो रहा है, तो ये इसमें आएगा। और ये वाला सबस्ट्रेट इसमें फिक्स आ रहा है तो इसमें होगा, और ये वाला सबस्ट्रेट इसमें फिक्स हो रहा है तो इसमें होगा। मतलब हर एक एंजाइम का अपना अपना अलग अलग से सबस्ट्रेट है। जैसे हर एक लॉक की जो होती है अपनी अपनी होती है, हर ताले की चाबी अलग अलग होती है और दूसरे ताले में नहीं लगती। ऐसे हर एक सबस्ट्रेट हर एक एंजाइम का अलग अलग होगा, ना ही उस एंजाइम में दूसरा सबस्ट्रेट आ सकेगा, न ही कोई दूसरा एंजाइम किसी और सबस्ट्रेट को, अपने सबस्ट्रेट को छोड़ के किसी और सबस्ट्रेट को उठा ले। तो इसलिए इसने थ्योरी पेश की थी की एंड लॉग थ्योरी। देखिए ये एंजाइम है, जो एंजाइम वाला हिस्सा है वो की कहलाता है, और जो जिस चीज़ को एंजाइम उठाता है अपने एक्टिव साइड में उसको लॉग कहा जाता है। ये एंजाइम ने क्या किया कि अपने सबस्ट्रेट को, जो भी ये सबस्टेंट है, इसको अब एंजाइम ने अपने एक्टिव साइड में उठाया। एक्टिव साइड में जो फिक्स आ सकते हैं वो उठाए। उठाने के बाद उसको दूसरी जगह पर लेकर आया और उसने रिलीज़ किए या छोड़े। तो ऐसे एंजाइम एक जगह से कोई सबस्ट्रेट उठा के दूसरी जगह पर पहुंचाने का भी काम करते हैं, या एक जगह से उठा के दूसरे रिएक्शन को तेज़ करने के लिए भी ये सबस्ट्रेट को लेकर जाते हैं। तो हर एक एंजाइम जो है वो एक किस्म का अपना अलग से सबस्ट्रेट उठाता है। हर कोई सबस्ट्रेट हर एंजाइम में नहीं चला जाएगा, हर एक का सबस्ट्रेट सेपरेट होगा। इस बात पे जो थ्योरी है उसको हम की एंड लॉग थ्योरी कहते हैं। उसके बाद उससे पहले एक इंड्यूस फिट मॉडल का भी नज़रिया था। इंड्यूस फिट मॉडल में कॉसलैंड 1959 में कहा कि सबस्ट्रेट चेंज द एंजाइम स्ट्रक्चर, कि अगर ये एंजाइम है ये अपने एक्टिव साइड में सबस्ट्रेट को उठाता है तो ये अपनी शक्ल जो है वो तब्दील कर देगा, चेंज कर देगा। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, एंजाइम अपनी शक्ल चेंज नहीं करते। बहरहाल ये भी उसके अंडर कंसिडरेशन बात चल रही है कि मे बी एंजाइम सबस्ट्रेट उठाते हों तो वो अपनी स्ट्रक्चर को भी चेंज करते हों। तो ये सिंपल इंटरेस्टेड थ्योरी है की एंड लॉक वाली। जैसे ताले में मखसूस चाबी होती है, मखसूस चाबी के लिए अपना अपना ताला होता है, ऐसे एंजाइम के लिए अपना अपना सबस्ट्रेट होता है। वो सबस्ट्रेट उठाते हैं और लेके जाते हैं। तो ये तो बेटा एंजाइम हम पढ़ रहे हैं। सोचे कि हम दिन में जो चीज़ें खाते हैं वो डाइजेस्ट होकर हमारी बॉडी में चली जाती हैं, बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड एसिमिलेशन करता है, सेल तक पहुंचाता है। सेल के अंदर अगर कैल्शियम पहुंच गया तो कैल्शियम को एंजाइम उठाएगा, जो कैल्शियम उठाने वाला एंजाइम उठाएगा और मखसूस पर्टिकुलर एरिया पर पहुंचाएगा जहां पर रिएक्शन होगा, एनर्जी बनेगी। तो एनर्जी बनाने के लिए बॉडी में जो भी एनर्जी NAD या ATP एनर्जी बनती है, वो तमाम एनर्जी बनाने के लिए भी ये एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये तमाम बातें थी, स्ट्रक्चर थी, शेप था, इंट्रोडक्शन था एंजाइम का। अब कुछ ऐसी बातें हैं, फैक्टर्स हैं, ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से एंजाइम अपना काम स्लो कर देते हैं। वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। अब नेक्स्ट वाला कि एंजाइम की एक्टिविटी को कौन से फैक्टर असरअंदाज करते हैं कि एंजाइम अपने काम स्लो कर देते हैं, तो वो पढ़ते हैं। आइए बेटा, इस चैप्टर का अब लास्ट टॉपिक है एंजाइम वाले चैप्टर का कि फैक्टर्स इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम की जो एक्टिविटीज़ है उस पर चंद ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उनकी एक्टिविटी, मैंने पहले बताया कि उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है।
वो कौन से फैक्टर हैं? पहला फैक्टर है कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंजाइम है अपने एक्टिव साइड में जो सबस्ट्रेट उठाता है, ये सबस्ट्रेट उठाता है अपने एक्टिव साइड में, इस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हो जाए, मतलब सबस्ट्रेट वाफर मिकदार में हो जाए तो वो नहीं उठा पाएगा। कंसंट्रेशन अगर सबस्ट्रेट की होगी तो एंजाइम का काम थोड़ा स्लो हो जाता है और वो तेज़ नहीं कर पाता। नंबर 2, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर बॉडी के अंदर जिस जगह एंजाइम काम कर रहा है उस जगह अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो एंजाइम का काम स्लो हो जाता है, मतलब टेम्परेचर भी असरअंदाज हो रहा है एंजाइम के काम पर। उसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ पीएच। अगर बॉडी या उसी सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में एंजाइम ने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है, उस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है तो भी वो अपना काम स्लो कर सकता है। नंबर 4 पे कि एंजाइम में ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। इन 3 चीज़ों की वजह से भी एंजाइम अपने काम स्लो करते हैं। कोएंजाइम, एक्टिवेटर या इनहिबिटर। कोएंजाइम का मतलब है अगर ऐसा एंजाइम जिसके प्रोस्थेटिक ग्रुप में, पहले आप पढ़ के आए हो, मिसाल के तौर पर ये एंजाइम है, एंजाइम का ये एक्टिव साइड है, इसका ये हिस्सा है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप में ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं। इसकी नेचर ऐसी है कि इसके ग्रुप में ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं। अगर इस एंजाइम के ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद नहीं है तो ये एंजाइम काम नहीं कर सकेगा। ऐसे अगर कोई ऐसा एंजाइम जिसके प्रोस्थेटिक ग्रुप में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हों तो उसको हम कहते हैं एक्टिवेटर। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एक्टिवेटर होते हैं। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इस एंजाइम के प्रोस्थेटिक ग्रुप में नहीं होंगे तो भी ये एंजाइम अपना काम स्लो करता है, तो हम कहेंगे ये एक्टिवेटर्स इसमें मौजूद नहीं है। इसकी वजह से एक्टिवेटर्स की वजह से प्रोस्थेटिक ग्रुप में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ना होने की वजह से ये अपना काम स्लो कर रहा है। नंबर 3 पे आता है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स का मतलब है एंजाइम्स के काम में रुकावटें। अब एंजाइम है, एंजाइम का काम आपको पता है कि उसने क्या करना है, उसका काम ही ये है कि अपने एक्टिव साइड में कोई चीज़ उठानी है और दूसरी जगह लेके जानी है, ये है एंजाइम का काम। तो अब इसमें रुकावटें 2 हो सकती हैं। एक तो ये, एक को कहा जाएगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, दूसरे को कहा जाएगा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है कि एंजाइम ने अपना सब्सटेंस उठाना है लेकिन कोई दूसरी चीज़ आए और एंजाइम के इस एक्टिव साइड में आ जाए, जिसकी वजह से एंजाइम अपनी कोई चीज़, अपना मटेरियल या अपना सब्सटेंस ना उठा सके, उसको कहा जाएगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। हाँ, अगर यही एंजाइम है, ये अपना सब्सटेंस उठा रहा है लेकिन कोई ऐसी रुकावट जो इसके दूसरे हिस्से में, अपने एक्टिव साइड से हटकर किसी दूसरे हिस्से में अटैच हो जाए, जिसकी वजह से एंजाइम वहाँ से मूव ना कर सके और उसमें उसके काम में रुकावट पड़ जाए, तो उसे कहा जाएगा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो ये कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव 2 टाइप के इनहिबिटर्स होती हैं, रुकावटें होती हैं जो एंजाइम को काम करना नहीं देती। उसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ वाटर। पानी का भी बड़ा किरदार है। अगर बॉडी के लिक्विड में पानी की मिक़दार मखसूस होगी जितनी एंजाइम्स को रिक्वायर्ड है तो एंजाइम अपना काम करेंगे। अगर पानी की कमी होगी और कंसंट्रेट प्योर सॉल्यूशन बन जाएगा तो उस सॉल्यूशन में वो अपना काम नहीं कर पाते। एक बात ये। दूसरी ये कि रेडिएशंस,
जो रेज़ होती हैं, गामा रेज़, बीटा रेज़, आपको पता है, रेडिएशन, शुआएँ, वो शुआएँ अगर किसी रिएक्शन या बॉडी के ऊपर रिएक्शन में, बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है उसके ऊपर मुसलसल वो रेडिएशंस हम डालते हैं तो भी वो एंजाइम अपना काम स्टॉप कर देते हैं। तो ये बेटा था फैक्टर्स इफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। आज के लेक्चर को लंबा हो गया और इसमें हमने पूरे चैप्टर को डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर कोई क्वेश्चन या कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट्स कीजिएगा और इस चैनल के साथ रहें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।